किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अब धीरे धीरे बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और जो हमने पेड़ पौधे लगाने की तैयारियां की है, अब वो समय आ चुका है कि हम उन पेड़ पौधों को जो है मुख्य जगह पर रोपें। इसके साथ ही साथ कुछ नर्सरीज तैयार की हैं, तो उन्हें भी मुख्य खेत में रोपने की बारी है। और जो फलदार पौधे हैं उनमें काफ़ी कुछ इस समय आपको समसामयिक कार्य करने हैं। तो आज हम इन्हीं बातों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय हमने रखा है बागवानी की फसलों का रख रखाव। इस विषय पर आज हम किसान भाइयों बात करेंगे और हमारे साथ में हैं डॉक्टर मुकेश सिंह, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, फलदार पौधों की यदि बात करें तो इस समय मौसम बहुत अनुकूल है, क्योंकि अब धीरे धीरे अब बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और हमारे कई किसान भाइयों ने कुछ नए पौधे लगाने का सोचा है। तो आप बताएं कि इस समय उन्हें क्या तैयारी करनी पड़ेगी। सुनील जी, इस समय पे जैसे कि आप बता रहे हैं बरसात का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो इस समय पर हमारे जो पुराने पौधे लगे हुए हैं, पुराने बगीचे हैं, वो वहाँ से अपन लोग यदि अपन उनका रख रखाव की बात करेंगे तो इस समय पे बहुत ज़रूरी है कि जो पुराने उद्यान की फसलें हैं, जैसे अपने पास सीताफल का पेड़ है या संतरा है या अमरूद के जो बगीचे हैं, आम का बगीचा है, वहाँ से अपन देखते हैं तो जितने भी पुराने बगीचे हैं उनकी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात का सीज़न है। जितने भी पुराने बगीचे हैं उन पौधों में अनावश्यक शाखाएं जितनी भी हैं या रोगग्रस्त शाखाएं या सूखी शाखाएं हैं, उनको बरसात के पहले पहले यदि उनकी छटाई कर देते हैं तो हमारा जो पौधा है बहुत अच्छा हो सकता है। जी। जिसमें खासतौर से संतरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी शाखाएं अनावश्यक रहती हैं और ज़मीन के पास से कुछ नए पौधे उनके नीचे से अंकुर निकलने लगते हैं, या अपना सीताफल का पेड़ है या अमरूद का पौधा है, उनकी यदि कटाई छटाई कर देते हैं और कटाई छटाई करने के बाद उन जो जहाँ से अपन कटाई छटाई करते हैं उस जगह पे यदि वोडोफेस्ट एक दवाई बाज़ार से उपलब्ध रहती है या हमारे किसान भाई घर पर भी बना सकते हैं, उस दवाई को कटी हुई शाखाओं पर लगा देते हैं, जिससे कि उन शाखाओं पर किसी प्रकार की बीमारी ना पनपने पाए या किसी प्रकार की बीमारी ना लगे। तो कटाई छटाई के बाद वो वोडोफेस्ट का उस पर लेप लगाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। बरसात का एक ऐसा मौसम है जिसमें कि वर्षा यदि प्रारंभ हो गई और लगातार वर्षा होती रहती है, तो उस समय पे यदि अपन पहले पहले यदि इन चीज़ों का ध्यान दे लेते हैं तो हमारी जो उद्यान की फसलें हैं वो आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी और उनसे फलन बहुत अच्छा होता है। तो कटाई छटाई और प्रूनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो फलदार वृक्ष है उनमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, उनकी कटाई छटाई या प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक संतरे की हम बात करते हैं तो डॉक्टर साहब, संतरे में कई बार हमारे किसान भाइयों को बड़ी दुविधा की स्थिति झेलनी पड़ती है। 3 से 4 साल 5 साल हो जाते हैं, 1-2 साल तो फल आए, इसके बाद में अफलन की स्थिति बनती है। तो इस स्थिति में किसान भाई खेत से या तो संतरे के पेड़ तो हटा देते हैं या फिर वो कोशिश करते हैं कि उन पेड़ों में किसी तरह से फल आ जाए। तो आप बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है सोनी जी कि इस समय पे हमारे शाजापुर ज़िले में भी या राजगढ़ है या अगर बहुत से किसान भाई जितने भी पुराने संतरे का बगीचा लगा हुआ है, जिनको लगभग 10 साल या 12 साल हो गए हैं, वो किसान भाई संतरे के बगीचों की कटाई करते जा रहे हैं और खेत खाली होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इस सीज़न में, जैसे बरसात के सीज़न है या जब भी किसान भाइयों को मौका लगे, जो पुराने बगीचे हैं वो कटाई न करके इसके लिए कुछ क्रिया हैं जो हमारे किसान भाई करते हैं, जी। तो हमारे बगीचों को बचाया जा सकता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जितने भी पुराने बगीचे हैं ये उनकी कटाई छटाई कर देते हैं, पुरानी शाखाओं को काट दें और काटने के बाद ज़मीन पे विशेष ध्यान देना है। हमारे किसान भाई अधिकांशतः किसान भाई बरसात के सीज़न में गेंती से संतरे या जो भी उद्यान की फसल है उनको लगाते हैं। उनके गड्ढे पहले से तैयार करके यदि लगाते हैं तो इतनी समस्या नहीं आती है। तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहला काम तो ये करना है, जितने भी पुराने बगीचे हैं संतरे के, उनके चारों तरफ थाला बनाना है। थाला बनाने के बाद अप्रैल मई और जून के महीने से प्रारंभ करना चाहिए था। उस समय पे जितने भी दोपहर के समय पे सूर्य यदि पेड़ के ऊपर रहता है तो उसके जड़ के पास में जितनी भी पुरानी जड़ें हैं या अनावश्यक जड़ें हैं उनको काट दें। काटने के बाद उस जगह पर 15 से 20 किलो या 10 से 12 तगारी सड़े हुए गोबर की खाद को उसमें मिला दें। यदि 5 साल का पौधा है तो 500 ग्राम DAP या जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व वो मिलाएं। इसके अलावा क्लोरोपाइरीफास एक दवाई आती है जो कि भूमिगत कीटों के नियंत्रण की रहती है,
वो भूमिगत कीटों के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास दवाई है, वो 100 से ग्राम के करीबन प्रति पौधे के हिसाब से मिलाना है। इसके अलावा भी कोई भी और कीटनाशक दवाई भी हम लोग किसान भाई मिला सकते हैं। दूसरा एक फफूंदनाशक दवाई है मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम, ये दवाई भी 50 ग्राम प्रति पौधे के मान से उसे भूमि में मिला लें। तो और कोशिश करेंगे हमारे किसान भाई कि वहाँ की मिट्टी को बदल के तालाब की मिट्टी जड़ के पास में यदि करते हैं और बरसात के सीज़न में ये सभी मिक्स दवाइयों को उसमें भर दें, जो हमारा किसान भाई ने थाला बनाया है, और भरने के बाद उसको मिट्टी से दबा दें, तो जो पुराने बगीचे हैं वो उनकी देखभाल की जा सकती है। इसके अलावा एक दवाई बाज़ार में उपलब्ध रहती है पेक्लोब्यूटाजोल, इसकी 6 ग्राम प्रति पौधे के मान से हमारे किसान भाई इसकी ड्रेंचिंग करें, यानी कि इस दवाई को जड़ के पास में हमारे किसान भाइयों को देना है। तो जो अफलन की समस्या है हमारे किसान भाइयों की, कभी कभी एक साल फल आ रहे हैं, एक साल फल नहीं आ रहे हैं, या कुछ मात्रा में फल आ रहे हैं, ये अफलन की जो समस्या है संतरे के बगीचे में खास तौर से, इस समस्या को अपन ये पेक्लोब्यूटाजोल जो 6 ग्राम प्रति पौधे के मान से जो अपन अनुशंसा कर रहे हैं, इस दवाई का यदि हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं तो इस प्रकार की समस्या से हमारे किसान भाइयों को इस अफलन से बचाया जा सकता है। और किसान भाई जो पुराने बगीचे उनको कटाई छटाई करके हमारे पौधों का जीर्णोद्धार किया जा सकता है, उनको जड़ के पास से बिल्कुल नहीं काटें। कुछ किसान भाइयों ने खेतों से बगीचे को बिल्कुल हटा दिया है, उनको न हटा के उनको समय समय पर प्रूनिंग करते रहें, समय समय पर देखते रहें, और उनको बरसात के पहले पहले उसमें खाद पानी यदि समय पर देते हैं तो इन बगीचों को बचाया जा सकता है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर सिंह साहब ने बताया आपको कि कुछ जो बगीचे हैं संतरे के, उनको यदि बचाना है आपको तो उनको जड़ से ना काटे, बल्कि ऊपर से थोड़ी सी उनकी कटाई छटाई करें। इसके बाद में जो दवाइयाँ बताइए उनका इस्तेमाल करें, जो तरीका बताया वो तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर जो है अपहलन की स्थिति से बच जाएंगे और नई शाखाओं में नए फल लगने लगेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो हमने संतरा की बात की, कटाई छटाई की बात की। थोड़ा सा इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों ने कुछ पौधरोपण किया हुआ है, तो पौधरोपण के बाद में अब जो स्थिति आती है मुख्य खेत में फसलों के लगाने की, चूँकि अभी बारिश का मौसम है तो अभी कुछ उन्हें समय चाहिए, तो इस समय वो पौध रोपी गई है, उसमें क्या काम कर सकते हैं? जैसे कि अपन संतरा की बात करते हैं सोनी साहब कि संतरा के पौधों में यदि हमारे किसान भाई नए बगीचे लगा रहे हैं, तो सबसे पहला काम है कि जो पौध हम लोग लेके आ रहे हैं, जो पौधे हम लेके आ रहे हैं वो एक अनुशंसित और प्रमाणित संस्था से ही हम लोग पौधे खरीदें। बिल्कुल। होता ये है कि हमारे कुछ किसान भाई बाज़ार से इन पौधों को ले लेते हैं और 4-5 साल बाद 6 साल बाद जब उनमें फल बनते हैं तो पता पड़ता है कि वो संतरे के पौधे गोदड़े निकल गए हैं। तो हमारी 5-6 साल की जो मेहनत, मतलब यहाँ पर आप वैरायटी, मुख्य रूप से वैरायटी मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। वैरायटी है इसमें नागपुरी संतरा है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। किन्नू भी कुछ किसान भाई लगाते हैं, लेकिन नागपुरी संतरा अपने मध्य भारत में सबसे ज़्यादा लगता है। इसका फल वो बड़े आकार का और स्वादिष्ट रहता है। तो नागपुरी संतरा ये प्रमाणित संस्था से ही हम लोग खरीदें, और खरीदने के बाद जो हमारे किसान भाइयों ने बगीचे के लिए जो गड्ढे तैयार किए हैं गर्मियों में, उन गड्ढों में 18 बाई 18 या 20 बाई 20 फीट पर इन पौधों को लगाएंगे। लगाने से पहले किसान भाइयों भूमिगत कीटों के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास उन गड्ढों में प्रति पौधा 100 ग्राम के हिसाब से जरूर मिलाएं। कुछ किसान भाइयों हमारे जो पौधे नए रोपित करते हैं, कभी कभी हमने देखा होगा पौधों के पास में जड़ सड़न नामक बीमारी हो जाती है और पौधा हमारा जड़ के पास से सड़ जाता है। इसकी वजह से हमारा पूरा पौधा है वो सूख जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक दवाई है, ये 50 ग्राम दवाई प्रति पौधे के मान से जड़ के पास में जरूर मिलाएं। इसके अलावा ये दवाई यदि नहीं मिलती है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक जैविक फफूंदनाशक बाज़ार से उपलब्ध रहता है। इसको 100 ग्राम मात्रा प्रति पौधे के मान से पौधे में डालें या उसमें जो थाला बनाया है उसमें डालें। किसान भाइयों, बरसात का सीज़न है, हमारे किसानों को चाहिए कि जल निकास की उचित व्यवस्था करें। कभी कभी जल निकास ना होने की वजह से पानी पौधों में भरा रहता है। नए पौधे हैं या पुराने पौधे भी हैं, उसमें पानी अधिक समय तक भरा रहने से हमारे पौधे सड़ने की समस्या रहती है, पौधे सूखने की समस्या रहती है, पौध गलन नामक बीमारी हो जाती है। तो जल निकास की उचित व्यवस्था करें। जहाँ हमारा पौधा लगा हुआ है तो कोशिश करें कि उस पौधे के तने के पास में मिट्टी चढ़ा लें चारों तरफ से, जिससे कि पानी, बरसात का पानी डायरेक्ट उस तने के संपर्क में ना आए और तना से पानी दूर रहे। तो पौधे के पास में मिट्टी जरूर चढ़ा लें और थाला बना करके हम उस पौधे की देखभाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई है इनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। एक तो
पौधे का जो तना होता है वहाँ पर मिट्टी ज़रूर चढ़ा कर रखें। और बरसात का मौसम है, इसलिए जल निकास की व्यवस्था हमें बहुत आवश्यक रूप से करनी है। यदि जल निकास नहीं होगा तो पौधों की में जो जड़ गलन की समस्या है वो भी हो सकती है और भी काफ़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, हमने नर्सरी की बात कर ली, पौधों की किस्मों की थोड़ी बात हो गई। अब थोड़ा सा आप बताएं कि कीट व्याधि या बीमारियों का प्रकोप होता है, तो खासतौर से जो शुरुआती जो नर्सरी के पौधे हैं उनको हम कैसे बचाएंगे कीट व्याधि से? सुनिए जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बरसात के सीज़न में कई प्रकार के कीड़े ऐसे लगते हैं, चाहे अपनी प्याज की फसल हो, चाहे मिर्ची, टमाटर, बैंगन की, जो हम नर्सरी में पौधे तैयार कर रहे हैं या इतना महंगा बीज हम लोग लगा रहे हैं, यदि इन पे हमने ध्यान नहीं दिया है तो हमारी पौधे उग तो जाएगी लेकिन वो सड़ जाएगी या उनमें कीड़े लग जाएंगे। तो इस समय पे हमें, हमारे किसान भाइयों को विशेष सलाह है कि जब भी हम नर्सरी तैयार करें तो हमें नर्सरी तैयार करते समय पे ये ध्यान देना है कि हमें उठी हुई नर्सरी तैयार करें। सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि ये ज़मीन से थोड़ा उठी हुई सैया विधि जिसे बोलते हैं, उठी हुई क्यारी हम बनाएं। क्यारियों के लिए अपन चारों तरफ की मिट्टी को एक जगह पे इकट्ठा कर लें और कम से कम 3 फीट चौड़ी और 30 फीट तक अपन उसकी लंबाई रख सकते हैं। और ऐसी हम यदि क्यारी बनाते हैं तो हम बरसात का जो पानी है वो डायरेक्ट हमारी जो नर्सरी में उसमें नहीं भरेगा। और कोशिश करें नेट हाउस या ग्रीन हाउस में अपन लोग पौध तैयार करें जी। जब हमारी पौध उगती है तो उस समय पे कई प्रकार की बीमारियां, कीड़ों का अटैक हो सकता है। तो हमारे किसान भाइयों को सलाह है कि जब हमारे कीड़ों की समस्या आती है, कोई रस चूसक कीड़ा लगता है, तो इसके लिए इमिडाक्लोपिड 17.8 SL की एक दवाई बाज़ार में कई कंपनियां विभिन्न नामों से बेचती हैं। तो ये दवाई 5 से 7 ml प्रति पंप के मान से हमारे किसान भाइयों को, ये नर्सरी की पौध है वो रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इस दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा पिप्रोनिल इमिडा का कॉम्बिनेशन भी ये दवाई आती है, थोड़ी महंगी है लेकिन बहुत अच्छी और कारगर दवाई है। जब पत्ती बच्छक कीट लगते हैं हमारे पौधों में या हमारी नर्सरी में, जो पत्तियों को खाते हैं, इसके लिए प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन नामक दवाई है जो 44% की बाज़ार में उपलब्ध रहती है। इसकी भी अपन 40 से 45 ml मात्रा प्रति पंप के मान से छिड़काव करते हैं। तो ये छिड़काव हमें 10-15 दिन के अंतर से करना है, क्योंकि बरसात का सीज़न है। 15-20 दिन पर हमें एक स्प्रे और करना रहता है क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। इस प्रकार से यदि अपन 15-20 दिन के अंतर से इन दवाइयों को छिड़काव करते रहते हैं तो कीड़ों से बचाया जा सकता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, पत्ती बच्छक के अलावा हमारे पौधों पर जो कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के फफूंद हैं वो भी पनपते हैं, जिसमें पत्तियों पर धब्बा बनना, पत्ती मुड़क या पत्तियों का सूखना, लीफ स्पॉट जिसे बोलते हैं, यदि इस प्रकार की बीमारियां लगती हैं, या नींबू के पौधों पे हमने, हमारे किसान भाइयों ने देखा होगा कभी कभी उस पर कैंकर नाम बीमारी लग जाती है, संतरे के पौधे पर भी कैंकर नामक बीमारी लग जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए कासुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक फफूंदनाशक दवाई है, इसका भी हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। ये दवाई है, हमें 25 से 30 ग्राम मात्रा प्रति पंप के मान से हमें इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, चर्चा हमारी जारी है और फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भागीदारी प्राथमिकता हमारी।
इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हम चर्चा कर रहे हैं बागवानी की फसलों का रख रखाव और इस समय हमारे साथ में है डॉक्टर मुकेश सिंह जी। सिंह साहब, जो आपने अभी ब्रेक से पहले जो बातें बताई है, काफ़ी कुछ हमारे किसान भाई जानते भी हैं कि ये सब हमें ज़रूरी काम करने होते हैं, विशेष रूप से बीमारियां या कीड़ों से हमारी जो नर्सरी है उसको बचाने के लिए। अब थोड़ा सा नर्सरी में यदि हम खाद या उर्वरक की बात करें तो किस तरह से प्रबंधन करेंगे अपन? किसान भाइयों, अभी जैसे बरसात का सीज़न है, हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जैसे कि कोशिश करें कि सड़े हुए गोबर की खाद, जब हम अपन नई नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसमें सड़े हुए गोबर की खाद का उपयोग करें। हमारे कुछ किसान भाई डीएपी या यूरिया की अधिक मात्रा डाल देते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि इन रासायनिक उर्वरकों की जब हम मात्रा अधिक डाल देंगे तो हमारी जो पौध है वो गलने लगती है, सड़ने लगती है, या यूरिया के दाने यदि पत्ती पे यदि डायरेक्ट गिर जाते हैं तो हमारी पत्ती पर धब्बा बन जाता है। तो हम इसकी जगह पे नैनो यूरिया का भी हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं जी। नैनो यूरिया जब हमारी पौध छोटी रहती है उसमें कहीं पीलापन आ जाता है, तो हम इसे टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। जब पौध हमारी तैयार हो जाती है तो मेन खेत में जो अपन लगाते हैं, जैसे कि अपन इंटरक्रॉपिंग की बात करें, संतरा हुआ या अपना सीताफल हुआ या अमरूद हुआ, इसके बीच में इंटरक्रॉपिंग के रूप में हमारे किसान भाई प्याज की फसल यदि लगा रहे हैं तो प्याज की फसल के लिए हमारे किसान भाइयों को यही है कि इसमें अपन लोग रासायनिक दवाइयों की अपेक्षा गोबर की खाद है या केंचुआ की खाद है, यदि इनका उपयोग करते हैं तो बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा यदि हमारे किसान भाई 100 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के मान से प्याज की फसल के लिए अपन जो प्याज की जो रोपा तैयार हो गया है उसको अपन मेन खेत में लगाते हैं, उसके लिए 100-50-50 का जो रेशियो मैंने बताया है इसका हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा है वो पौध रोपा लगाते समय खेत में हमें डालना है, और 50 किलो जो नाइट्रोजन है वो 30 से 45 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में हम लोग डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी प्याज की फसल बहुत अच्छी हो सकती है। और कोशिश करें कि अपन गोबर की खाद या केंचुआ खाद का अपन अधिक से अधिक उपयोग करें। मतलब ज़्यादातर हमारी जो जैसे बर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ खाद है या देसी खाद है, उनका हम प्रयोग करें तो काफ़ी जो है इसमें लाभ हो। किसान भाइयों, ज़्यादातर आप में से जो किसान भाई है वो पपीता की खेती ज़रूर करते हैं, या खेती नहीं भी करते हैं तो अपने आसपास 2-4 पपीता के पेड़ ज़रूर लगाते हैं। लेकिन पपीता में डॉक्टर साहब एक समस्या ज़्यादा आती है, वो समस्या ये आती है, ज़्यादातर किसान भाई हमारे ये कहते हैं कि हमारे पपीता का पेड़ तो काफ़ी बढ़ गया है लेकिन उसमें फल नहीं आ रहा है, या फल आते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे फल आते हैं और गिर जाते हैं। तो ये क्या स्थिति होती है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? किसान भाइयों, ये पपीते के पौधों में जो जिसे अपन परागण बोलते हैं, जब भी अपन पपीते का बगीचा लगाएं उसमें 10% पौधे मेल पौधे जिसे बोलते हैं नर पौधे, उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि इनमें प्रॉपर परागण नहीं होगा तो उन पौधों में भी बांझपन की समस्या रहती है, और वो पौधे जो आपने देखा होगा कभी कभी लंबे गुच्छे जैसे फूल बनते हैं, उन पौधों में कभी भी वो उभयलिंगी बोलते हैं जिसमें फल नहीं बनते हैं। तो कोशिश करें कि हमारे किसान भाई जब भी पपीते का बगीचा लगाएं तो अनुशंसित जो बीज है उसी का उपयोग करें, जिसमें मेन है गोल्डन सुपर है, अर्कासेन, बालानगर, और पपीते की जो ताइवान है वैरायटी है, ताइवान है, और पूसा नन्ना वैरायटी है, रेड लेडीज है, कोरकनेडू वैरायटी है। इन वैरायटियों का हमारे किसान भाई उपयोग करें, और जब पपीते का बगीचा लगाएं तो जो पौध है वो पहले नर्सरी में तैयार कर लें। नर्सरी में पौध तैयार करने के बाद जब हमारा पपीता 60 से 65 दिन का हो जाता है तो अपन इसे मेन खेत में लगाएं।
इसके पहले पहले हमें नर्सरी में पौधे की देखभाल अच्छी तरीके से करना है और पपीते को लगाते समय पे हमें 2 बाई 2 मीटर के दूरी पर हमें लगाना है और गड्ढों की तैयारी भी हम थोड़ा अच्छी तरीके से करते हैं। उसमें सड़ी हुए गोबर की खाद है वो मिला देते हैं और पप्पूनाशक दवाइयाँ उनका उपयोग करते हैं, तो हमारे पपीते के पौधे से भी बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उसमें 10% मेल पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं रहेंगे तो पौधों में बांझपन या इस प्रकार की समस्याएं रहेंगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर सिंह साहब, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और चूँकि इस समय जो है बागवानी के क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई को जो भी सामयिक कार्य करने हैं उनकी विस्तार से आपने चर्चा की। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज की बातचीत से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि इस समय हमें बागवानी की फसलों में क्या कुछ कार्य करने हैं। सामूहिक तौर पर जो ज़रूरी कार्य हैं वो आपको करने ही है। इसके साथ ही साथ फसल उत्पादन के लिए आपको जो है प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कभी भी आपकी फसल धोखा दे सकती है। इसलिए हमेशा प्रमाणित बीजों का उपयोग करें और बेहतर उत्पादन लें। आज के कार्यक्रम में इतना ही और हम आपसे विदा लें। इससे पहले हम आपको बता दें कि अब इस समय वक्त हो चला है खबरें खेती की देखने का। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून, जैव उर्वरकों के उपयोग से लाभ, बीजों उपचार कर रहे सोयाबीन बोनी, मक्का को फाल आर्मी वर्म कीट से बचाएं, गोभी वर्गीय सब्जियों का वायर स्टेम रोग से बचाव। अब खबरें विस्तार से। मानसून देश के आधे से अधिक भाग तक पहुंच चुका है और इस सप्ताह इसके मध्य, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के परिस्थितियां अनुकूल हैं। भारतीय मौसम विभाग ने एक बयान में कहा कि मानसून पूरे दक्षिण और पूर्वी भारत तक मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पहुंच चुका है। मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। इस सप्ताह दक्षिण और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में औसत के मुकाबले 1 जून से 30 जून तक 10% कम बारिश हुई। इस साल मानसून सामान्य से 2 दिन पहले 29 मई को केरल राज्य के तट पर पहुंचा था। बाद में इसकी प्रगति 1 सप्ताह से अधिक समय तक रुकी रही। जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसलों के पैदावार में वृद्धि होती है। ये हानिकारक या विषैली नहीं होती हैं। रासायनिक उर्वरक विदेशी मुद्रा की बचत होती है। मृदा को लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन एवं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस उपलब्ध कराता है तथा मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशाओं में सुधार लाते हैं। इसके प्रयोग से उपज में वृद्धि के अतिरिक्त गन्ने में शर्करा की तिलहनी फसलों में तेल की तथा मक्का एवं आलू में स्टार्च की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। जैव उर्वरकों के उपयोग से विभिन्न फसलों में बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा 15 से 20% उपज में वृद्धि करना है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होता है। इसके बीज उपचार करने से अंकुरण शीघ्र होता है तथा कल्लों की संख्या में वृद्धि होती है। कृषि वैज्ञानिकों ने कृषक से कहा है कि सोयाबीन की उन्नतशील किस्मों में से JS 20 से 34, JL 20 से 98, JS 20 से 116, NRC 88, RCS 2001 से 4, RVS 2006 की बोनी फायदेमंद रहेगी। हमेशा प्रमाणित व कीट व्याधि रहित बीज बोएं। बीज परीक्षण कर बीज का अंकुरण न्यूनतम 70% सुनिश्चित करें। बीज उपचार सर्वप्रथम फफूंदनाशक साफ या रैक्सील या वीटावैक्स या गाउच 1 मिलीमीटर प्रति किलो बीज से मिलने के बाद कल्वर, राइजोबियम एवं PSB दोनों 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बोवानी हेतु अनुशासित 45 सेंटीमीटर कतारों की दूरी का अनुपालन करें। 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज बोवानी करें। पौधों की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखें तथा 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सोयाबीन के बीज का उपयोग करें। वायर स्टेम रोग राइजोक्टोरिया सोलेनाई नामक कवक से सभी गोभी वर्गीय सब्जियों में उत्पन्न होता है। इसके प्रमुख लक्षण में मुख्य रूप से पौधे मुरझाने लगते हैं व आर्द्रगलन जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं, जिससे संक्रमित भाग से पौधा मुड़कर नीचे गिर जाता है। इसके प्रबंधन के लिए स्वस्थ पौधों को रोपाई के लिए काम में लें।
कवकनाशी से बीजोपचार या कवकनाशी से पौधों का सिंचन या छिड़काव करें। फसल चक्र को अपनाएं। खेत में नमी का उचित प्रबंधन करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज का हमारा ये कार्यक्रम था कृषि दर्शन, जिसमें आपने विशेष रूप से बागवानी के क्षेत्र में क्या कुछ आपको कार्य करने हैं और जो सामयिक कार्य करने हैं उनकी तमाम जानकारी ली। और इसके साथ ही साथ आपने जाना कि किस तरह से हमें जो है प्रमाणित बीजों का उपयोग करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके, फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए किसान भाइयों, हमें दे आज्ञा। नमस्कार।